हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमकेजी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा, देख ही लिया होगा कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स के हर साल आने वाले प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। इसमें जिस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कराएंगे वो आप ही के पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी ओरिजिनल हैं और इनसे ही रिलेटेड हर साल आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा, जिससे आपको कम से कम 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से अवश्य फंसेगा, क्योंकि हम अपने एनालिसिस के तौर पर बता रहे हैं कि ठीक इसी तरह के क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया था, ठीक इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामों में आया था और हमने सॉल्व भी किया था। तो आप सभी भी इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप सभी लोग एग्जामों में कैसा क्वेश्चन आता है। और हाँ, एक और बात है कि अभी तक आप लोग यदि टेलीग्राम चैनल से हमारे को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम PDF नोट्स होते हैं वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है और जितने भी BT UP से पॉलिटेक्निक से संबंधित अपडेट्स रहते हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं और किन किन क्वेश्चन पर आपको कितना समय देना है, यानी किन क्वेश्चन को केवल आपको रिपीट करना है, क्योंकि अब बहुत कम समय आप सभी के पास बचा है कि आप लोग रिवीजन करें। तो आप लोग को मैं तो यही कहूँगा, जिन जिन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और उनसे संबंधित फार्मूले को भी देख लीजिए, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप सभी के सामने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके 2022 के हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का, जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 मिलता है और टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जाता है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस देख सकते हैं, लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग। इसमें A B करके सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं एकदम बारीकी से बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक संबंधित सभी न्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी फर्स्ट सेमेस्टर के हम कराने वाले हैं। यदि आप कोई सीनियर हैं अपने कॉलेजों में, तो आप लोग अपने जूनियर्स को यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स हमारे वीडियो से मिल सके। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए। अभी मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस आपके एग्जामों में नहीं आते हैं, इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देख सकते हैं, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन 2 है, इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें 7 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करना है, जो कि 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी जटिल नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं पूरा पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पेपर्स को देख लीजिए और अब आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, चलिए अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को और समझने का प्रयास करेंगे। पूरी बारीकी से आप सभी को क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने क्वेश्चंस को पहले से ही सॉल्व करके कॉपी पर लिख लिया है, आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि क्या था। देख सकते हैं, थोड़ा हम जो पेंसिल उससे और महीन कर लेते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा लिखने में सही रहेगा। ठीक, तो ये देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन द सीरीज 3, 8, 13, 18 विच टर्म इज 98। यानी कि देखिए, आपको एक श्रेणी दिया है। क्या आपको एक श्रेणी दिया, आप सभी ने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, क्या समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जिसमें से ये जो है आपको पहचानना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि यह श्रेणी है वो आखिर कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं, यह जो श्रेणी दिया हुआ है वो देखने से पता चल रहा है कि क्या AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप लोग भाषा का ज़्यादा चिंता न करिएगा, आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के आप स्टूडेंट हैं, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इससे सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इस सीरीज़ को देखकर पता चला, यदि हम इसका देखिए सारवंतर निकालेंगे। ठीक है, 3, 8 यानी 8 में से 3 घटाएंगे तभी 5 बचेगा। ठीक, डी का वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 5 बचेगा। उसी प्रकार थर्ड में से जब सेकेंड को घटाएंगे तभी 5 बचेगा, यानी कि जो आपका सार्वांतर है वो इक्वल बच रहा है, यानी कि ये श्रेणी कौन सा है, AP है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे इसी तरह।
सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे कि माना जो 98 पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है इस श्रेणी का, तो मान लेंगे कि माना यह क्या है, nवां टर्म है जो कि 98 है। फिर लिखेंगे चूँकि दिया गया श्रेणी एपी में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे मालूम चलेगा कि एपी में है। एपी में उसी समय रहेगा जब हर जगह सर्वांतर इक्वल आएगा। तो हम इसे देखें तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के लिए nवें पद का फार्मूला होता है, क्या nवें पद का फार्मूला होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा इस फार्मूले को, क्योंकि इस फार्मूले की आवश्यकता बहुत पड़ेगी आपके एग्जामों में। Tn बराबर होता है क्या, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Tn क्या है, nवां पद है, a जो है प्रथम पद है, क्या a जो है क्या है, प्रथम पद। अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, आपको बता देते हैं ये क्या है, प्रथम पद। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट टर्म है, क्या फर्स्ट टर्म है। और डी क्या है, सार्वंतर है। जैसे कि मैंने बताया T2 माइनस T1 करिए यार, T3 माइनस T2 करिए, डी हर जगह आपका इक्वल आता है, मैंने साइड में लिख भी दिया है। ए की वैल्यू क्या है, वहाँ से मिलेगा आपको 3 मिलेगा, 3 मतलब पहला पद, ठीक है। तो पहला पद क्या है इसमें से देख सकते हैं आप लोग, क्या पहला पद है 3। तो हमने यहाँ ए बराबर क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। डी बराबर क्या, सार्वंतर आपको निकालना है, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वीडियो में माफी चाहूँगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो आइए फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, जैसे मैंने लिख लिया है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। डी का वैल्यू क्या होगा, 8 में से 3 घटाइए या 13 में से 8 घटाइए, सार्वंतर आपका 5 आएगा, ठीक। क्योंकि समांतर श्रेणी में हर जगह सार्वंतर क्या आता है, बराबर ही आता है। और आपको एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू का मतलब जो 98 है वो किस टर्म पर आएगा, यानी किस स्थान पर आएगा। तो जैसा कि मैंने Tn बराबर 98 मान लिया है, तो फार्मूला लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू रख देंगे आप, क्या Tn का वैल्यू रख देंगे 98 और a की वैल्यू रख देंगे 3। और n की वैल्यू नहीं दिया है तो n का n लिख दीजिए, -1 इंटू डी का वैल्यू दिया था यहाँ पर 5, तो आप यहाँ पर 5 रख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं 98 है, 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी n-1 इंटू 5 बराबर क्या होगा, 98 माइनस 3। तो 98 में से 3 घटेगा तो 95 बचेगा। तो इस प्रकार इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू निकल कर क्या आती है, 20, जो कि हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ए की वैल्यू जो कि प्रथम पद था हमने रख दिया फार्मूले में, डी की वैल्यू 5 था वो रख दिया, पुट कर दिया। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करना था, यानी ज्ञात करना था कि 98 किस स्थान पर इस श्रेणी में आएगा। तो वो आंसर आया क्या, 20वें, क्या 20, यानी कि 20वें स्थान पर आएगा क्या, 98। तो यही आपका आंसर होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, क्या क्लियर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1 कहीं क्या बी है कि वैल्यू ऑफ द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस वाई बाई 2 ब्रैकेट 1 के पावर होल पावर क्या है, 9 दिया हुआ है। यानी ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, दिया है कि 3x प्लस वाई बाई 2 के पावर 9 दिया है, इसका आपको सिक्स्थ टर्म ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको यह बाइनोमियल थ्योरम से, क्या बाइनोमियल थ्योरम से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, द्विपद प्रमेय जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये उसी से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए आपको कोई भी टर्म दे देता है, आपसे छठा टर्म पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र पद ज्ञात करिए, यानी कि जिसमें x ना हो। और इसमें ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्या मध्य पद ज्ञात कीजिए, क्या मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अवश्य रिवाइज करके जाएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में 100% आता है और आपको 3 से 4 नंबर देकर जाएगा। तो आप लोग इस पर आधारित कम से कम मध्य पद, अंतिम पद और स्वतंत्र पद यानी जिसमें x ना हो, उसका कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए आपको एग्जाम में देगा। और वो सभी जो क्वेश्चंस हैं इसी फार्मूले पर, क्या इसी फार्मूले पर बेस्ड होंगे। इसी फार्मूले से आपको उन सभी क्वेश्चंस को करना है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपको 3x प्लस वाई बाई 2 के पावर होल पावर 9 है। कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में, यानी यदि इसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं यानी कि विस्तारित करते हैं, तो इसका छठा टर्म क्या आएगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो फार्मूला होता है TR प्लस 1 बराबर क्या होगा, NCR इंटू एक्स के पावर n माइनस आर इंटू ए के पावर आर। आइए समझते हैं कि ये जो n क्या है, r क्या है और a क्या है। तो आप सभी को हम बता दें कि देखिए ये जो आपको दिया हुआ है जो भी, तो इसको हम लोग इससे क्या x प्लस a के पावर n से क्या करते हैं, सबसे पहले तो तुलना करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं इस n की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9। तो यहाँ n के वैल्यू आप लोग को 9 मिल जाएगा। और देखिए इस x की जगह यहाँ लिखा हुआ है 3x, यानी फार्मूले में जहाँ भी x आएगा वहाँ हम लोग 3x रख देंगे। यदि उस 3x के सामने कोई भी साइन रहता है माइनस का या प्लस का, तो उससे भी लेना है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। और a को समझ लेते हैं, a क्या है, y बाई 2, a बराबर y बाई 2। जब इसको तुलना करेंगे आप लोग कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y बाई 2 मिलेगी। और ठीक है, तो n की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब चलिए मालूम करते हैं कि r बराबर 5 कैसे आएगा। तो जैसा कि आपको
पावर पर तो 9 लिखा है तो n की वैल्यू 9 होगी, x की वैल्यू मैंने बता दिया 3x हो गया, और a की वैल्यू y/2। यदि उसके सामने कोई साइन है तो वो साइन भी लेकर चलेंगे। अब आइए बात करते हैं r की। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको पूछा है 6th टर्म आपको ज्ञात करना है, यानी T6। जब कहेगा आपसे कि हमें छठा टर्म ज्ञात करना है तो T6 ज्ञात करना है, कहेगा 5th टर्म हमें ज्ञात करना है तो T5, 4th टर्म कहेगा तो T4। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि इसने कहा T6, तो T6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि T5+1। तो इस T5+1 को ही क्या इस R से कंपेरिजन करेंगे तो आपको R की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। तो कभी भी आपको जो भी टर्म कहेगा उससे एक कम जो होगा वही R का वैल्यू होगा, यानी 6th टर्म पूछा R की वैल्यू 5 होगी, 4th टर्म पूछा तो R की वैल्यू 3 होगी। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फार्मूला आपने लगाया क्या, PR+1 बराबर क्या NCR डॉट x के पावर n माइनस r डॉट a के पावर r। तो r की वैल्यू 5 थी, हमने पुट कर दिया। ठीक, यहाँ n की वैल्यू 9 दिया था क्या, तो NCR दिया था तो 9C5 इंटू ब्रैकेट में x की जगह 3x था तो 3x के पावर n माइनस r, n की वैल्यू 9 था और r की वैल्यू 5, तो 9 - 5 हो गया इंटू a की जगह पर मैंने क्या बताया था कंपेरिजन करके आपको कि a की जगह पर क्या है y/2, तो a की जगह पर y/2 ही। देखिए यदि इसके सामने माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह पर y/2 था इसलिए y/2 रख दिया, पावर 5 था, r का वैल्यू क्या था 5, तो यहाँ भी 5 आएगा। ठीक, तो इस 5+1 को तो अब ऐड कर लेंगे तो जो कि हो जाएगा T6। अब देखिए इसको केवल सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व करने पर आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। पर आइए समझते हैं कि इस 9C5 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कभी भी आपको यदि एग्जाम में NCR करके कुछ टाइप के आ गया और कह रहा है इसका वैल्यू बताइए, तो इसका एक फार्मूला होता है कि इसका फार्मूला होता है, आइए समझते हैं। ठीक, इसका फार्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n क्या NCR बराबर होता है। ठीक, जो ऊपर आता है पहले उसका फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर बटे का चिन्ह लगाते हैं, फिर जो नीचे रहता है उसका फैक्टोरियल लिखते हैं और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाकर लिख देते हैं। यानी NCR बराबर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का इंटू n माइनस आर। जैसा कि मैंने साइड में फार्मूले को लिख दिया है, देख सकते हैं आप लोग क्या कि NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे जहाँ n रहेगा क्या, देखिए यहाँ n की वैल्यू 9 थी तो यहाँ n की वैल्यू हम लोग 9 रख दिए हैं। ठीक, यहाँ r की वैल्यू 5 थी तो r की जगह 5 रखेंगे और n माइनस आर यानी कि फैक्टोरियल 9 - 5 रख देंगे। और आगे देखिए 3x के पावर 9 - 5 था तो ऊपर पावर 4 आएगा तो 3 के पावर 4 अलग हो जाएगा और x के पावर 4 यहाँ पर अलग हो जाएगा और y/2 तो y के पावर 5 चला जाएगा और 2 के पावर भी 5 चला जाएगा। अब इसे देख सकते हैं मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में जो क्या नाम है आंसर दिया है वो मैच नहीं करा, इसलिए उसका जो ऑप्शन में आंसर होगा वो क्या होगा नन होगा, यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। आप लोग लगा सकते हैं। तो आइए आपको देखिए ये थोड़ा फैक्टोरियल 9 है और फैक्टोरियल यहाँ पर 5 था, तो इसे भी एक्सपेंड करने का एक फार्मूला होता है। तो जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है क्या कि फैक्टोरियल n बराबर हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। देखिए इसको अनंत तक लिख सकते हैं, चाहे जहाँ तक उसकी वैल्यू n की वैल्यू n के बराबर ना हो जाए, परंतु यहाँ मैंने फैक्टोरियल n-3 तक ही रोक दिया है। ठीक है, पर आप इसको लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है तो हम इसे देखिए क्या लिख सकते हैं 9, 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। देखिए वो थोड़ा साइड में लिखा हुआ है, माफ़ी चाहेंगे 8 लिखा है, 8 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 6, पर अभी भी फैक्टोरियल बचेगा किस पर 5 पर, इसलिए आपको सामने देखिए फैक्टोरियल 5 लिखा है। इसलिए रोके हैं क्योंकि नीचे भी एक फैक्टोरियल 5 था पहले से, जिसे हम ऊपर से इसको नीचे कट कर सकते हैं, जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा और आसान हो जाएगा। जिससे मैंने सॉल्व किया 36 की वैल्यू क्या आ गई, देख सकते हैं आपके सामने है क्या 5103 x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 5 अपॉन 16। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर इस आंसर से मिलता जुलता कोई ऑप्शन है आपके में तो टिक लगाइए, नहीं तो आंसर क्या होगा नन होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन 1 कहीं सी दिया है, आप लोग पेपर में स्क्रीनशॉट यदि लिए होंगे तो वहाँ से जाकर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन एकदम सही लिखा हुआ है आपके सामने है जो भी है क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन 1 का सी में लिखा था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इतना। ठीक है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यदि आप डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। उस फार्मूले को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको उसे समझना है। ध्यान से समझिएगा कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो देख सकते हैं कि आपके सामने एक डिटर्मिनेंट रखा हुआ है जिसमें हमने कोई वैल्यू ना रखकर क्या x1 x2 x3 रखा है, y1 y2 y3 रखा है, z1 z2 z3 रखा है। तो आप इस डिटर्मिनेशन को सॉल्व करने का पूरा जो
इसका क्या नाम है प्रोसीजर होता है उसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको लगभग 2 से 3 चैप्टर में आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट चैप्टर से ही आएंगे, वो किसी और भी चैप्टर के हो सकते हैं। ठीक है, वेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको वेक्टर ए क्या ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जब वेक्टर बी ज्ञात करना होता है तो वहाँ भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा ताकि आप उन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन अभी अगले थोड़ी देर बाद आपके सामने आएगा। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक डिटर्मिनेंट लिख दिया है। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को लेते हैं, या तो आप इधर से स्टार्ट करिए लेना, ठीक, एक एक वर्ड को यानी एक एक संख्या को या तो इधर से लेना स्टार्ट करिए। तो हम इस क्वेश्चन में इस साइड से लेना स्टार्ट करते हैं, यानी पहले x1 को लेंगे, फिर y1 को लेंगे और फिर z1 को लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि आप इस साइड से भी चल सकते हैं और इधर भी चल सकते हैं, दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे आपको आंसर एक ही मिलेगा। ठीक, तो इस साइड से हम चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा माफ़ी चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर इन क्वेश्चंस को आप यदि समझ लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेटर रहेगा। हमें मालूम है यह वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, इसीलिए तो मैंने इसे 2 पार्ट में भी डिवाइड किया, 2 पार्ट के इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और जिन जिन क्वेश्चन पर हम रिवीजन करवाएंगे आप उन क्वेश्चन पर क्यों रिवीजन करके जाइएगा, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप लोग 35+ नंबर तो अवश्य गेन कर जाएंगे। और यदि आप और अच्छे से पढ़े होंगे तो 40+ फिक्स से आपको एग्जाम में मिलेगा। मैंने भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, मैं इसमें फाइनल ईयर पास आउट हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैं इस साइड से इस साइड चलूँगा और सबसे पहले क्या लूँगा, यदि इधर से इधर चलूँगा तो x1 को लूँगा, फिर सेकंड पर y1, फिर थर्ड पर z1 को। यदि इधर से इधर चलता हूँ तो x1 x2 x3 को लेंगे। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम x1 को लेंगे तो सबसे पहले प्लस लेंगे, उसके सामने क्या x1 के सामने प्लस लेंगे, फिर दूसरा जो आएगा माइनस चलेगा, फिर तीसरा जो आएगा प्लस चलेगा। ये आपको बात ध्यान देना है। यदि इधर से इधर चलते हैं और इधर नीचे की साइड में चलते हैं आप लोग तो फर्स्ट वाला प्लस, सेकेंड माइनस, ठीक, फिर थर्ड वाला प्लस लेंगे। इन क्या साइन को आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने x1 को लिया, देखिए x1 के सामने मैंने प्लस रखा है, ठीक, एक ब्रैकेट बनाएंगे। तो मान लीजिए मैंने x1 को लिया तो x1 के सामने जो है इसको और इसको कट कर दीजिए। अब इनको आपको नहीं देखना है, बचा आपके सामने 4, ठीक, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसे घटा देना है। ठीक, यानी कि y2 का गुणा z3 से करना है, क्या, इस y2 का गुणा यानी ऐसे गुणा करना है, गुणा कर दीजिए। तो देख सकते हैं मैंने लिख दिया है y2 इंटू z3, बीच में आपको हमेशा माइनस लगाना है चाहे किसी भी ब्रैकेट में जाएंगे। ठीक, तो मैंने ऐसे तो कर लिया कि y2 इंटू z3 माइनस भी लगा दिया। फिर अब ऐसे चलेंगे तो क्या होगा z2 इंटू y3 या y3 इंटू z2। अब ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर से एक बार समझिएगा, सबसे पहले मान लीजिए हम यदि x1 को ले रहे हैं तो x1 की जगह प्लस आएगा, जैसे मैंने बताया था साइन, पहले प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस लिया, फिर जो 4 बचे इसका क्रॉस गुणा कर देंगे और इसके सामने इसे घटाकर लिख देंगे। अब आइए सेकंड पे चलते हैं। यदि हम देखिए y1 को लेते हैं तो y1 के सामने जो पड़ा है, देखिए y1 के सामने इस लाइन, ये लाइन पड़ रहा है तो इसे नहीं लेंगे, ये लाइन पड़ रहा है तो इसे नहीं लेंगे। अब देखिए फिर से बचा आपके सामने 4, तो फिर से क्या करें, वही काम करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे घटा देंगे। तो देखिए y1 मैंने लिया, मैंने बताया था कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस करेंगे। ठीक, तो सेकंड में क्या किया, मैंने माइनस लगाया है, देख सकते हैं आप लोग, माइनस मैंने लगाया है y1, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x2 इंटू z3 होगा, माइनस फिर क्या होगा x3 इंटू z2, यानी x2 इंटू z3। देखिए x यहाँ पर लिखा है ना आपके सामने, क्या, x2 इंटू z3, फिर माइनस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे x3 इंटू z2। तो इसे इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार आपको संख्या दिया रहेगा तो आप लोग संख्या रखेंगे, पर माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रख के चलते, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट कर देते हैं। तो आइए थर्ड वाला देखते हैं। मैंने तो y1 को सॉल्व कर लिया, मैंने बताया था इस पर प्लस आएगा, बार बार बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद रहे, यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस, तब यहाँ प्लस लेंगे। तो प्लस में मैंने z1 लिया, ब्रैकेट बनाया। ठीक, तो देखिए z1 के जो सामने उससे कट कर दीजिए और इधर भी देखिए एक सामने लाइन आ रहा है, इसको भी कट दीजिए। फिर से बचे 4, फिर से क्रॉस करेंगे, यानी x2 का गुणा y3 में करेंगे, लिख दिए, बीच में माइनस हमेशा रहेगा, फिर x3 गुणे y2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा डिटर्मिनेशन का वैल्यू होगा। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, पर यदि आप इसे, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो ठीक है, बहुत अच्छे से आप आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए डिटर्मिनेशन का वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे उसमें कर रहे थे वही काम इसमें भी आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए 2 लिखा है, तो मैंने बताया कि आपको इधर से इधर चलना है या तो इधर से इधर। ठीक, तो मैंने बताया कि पहले प्लस, सेकेंड में माइनस, फिर प्लस। तो हम लोग क्या 2 को लेंगे, तो 2 के देखिए सामने प्लस है, ब्रैकेट बनाएंगे, तो ये लाइन खत्म। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 गुणे 4, माइनस हम बताएं हमेशा रहेगा बीच में। और इधर देखिए फिर -2 का -2 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब पहले से हमारा माइनस था तो हमने माइनस लिख दिया। आइए देखते हैं सेकेंड वाला स्टेप जो है इसमें। ठीक, तो इसमें देखिए सेकेंड में हमने बताया था पहले प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ माइनस पहले से ही है और एक माइनस हमारा लेना भी है,
तो माइनस माइनस तो ये तो हो गए प्लस यहाँ पे, इसलिए मैंने +1 डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब इस -1 के सामने जो आएगा उस लाइन को काटिए और इस लाइन को काट दीजिए। जितना अब 4 बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी 4 × 1 माइनस, बीच में देखिए हमेशा माइनस रहेगा। फिर देखिए -2 × 3 यानी कि माइनस में आएगा, और ये माइनस और जो पहले से माइनस था वो क्या हो जाएगा, मिलकर प्लस हो जाएंगे, यानी +2 × 3 हो जाएगा। आइए थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड में भी क्या होगा, थर्ड के स्थान पर क्या है 1 है, जैसे मैंने बताया था कि प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो अब ये थर्ड वाला लेंगे तो इसलिए ये लाइन खत्म होगा और ये लाइन खत्म होगा, तो बचेगा 1 × -2, क्या 1 × -2, देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है 2 को, क्योंकि ये माइनस में था पहले से, बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं। फिर 3 × 3 लिख दिए। इसको इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आपके सामने है 15 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बेटर रहेगा। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस प्रकार ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, थोड़ा हम छोड़ देते हैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आइए अब क्वेश्चन 1 का डी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि वेक्टर दिया है क्वेश्चन डी का, कि वेक्टर डी वेक्टर mi कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड -i -j -2k कैप आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी दो वेक्टर आपको दिया हुआ है और कह रहे ये दोनों जो वेक्टर हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो आपको m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है कि m की वैल्यू क्या होगा। तो कभी भी देखिए दो वेक्टर आपको दिया हो और वो कह रहा हो क्या परपेंडिकुलर हो, तो उसका हमेशा क्या, उसका हमेशा जो डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी वेक्टर ए डॉट यदि वेक्टर बी हम निकालेंगे और कहें कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या आपस में परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर आते हैं, तो हमेशा उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। वो क्यों होगा, आइए उसे भी इसी वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं एक फार्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 होगा। तो यदि आप यहाँ 90 रखते हैं cos 90, और आप लोग जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये ए बी के साथ यदि गुणा होगा 0 तो वो पूरा 0 कर देगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। तो सबसे पहले मानेंगे कि क्या वेक्टर ए बराबर ये दिया हुआ है, पहले वाले को वेक्टर ए मान लेंगे और सेकेंड वाले को वेक्टर बी। सॉल्व करते हैं तो इसमें लिखा है परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर तो थीटा बराबर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो ए डॉट बी 0 आएगा। जैसे मैंने बता दिया आपका डाउट क्लियर होगा, आशा करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू रख देंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और इसमें एक और चीज़ आपको समझना है, कभी भी आई कैप का गुणा आई कैप में करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप का जे कैप में करेंगे तो 1 आएगा, के का के कैप में करेंगे तो भी 1 आएगा। और कभी भी एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी आई कैप का जे में हो, जे का के में हो और के का आई में हो, यानी एक दूसरे से कभी गुणा होगा, इन सभी की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो इसमें आइए हम लोग भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और आपको एक बात बता दें कि इसमें जितने भी विपरीत वाले रहेंगे उन सभी को गुणा करने में जब 0 आ रहा है तो उसे लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे, केवल सेम वाले का सेम में गुणा करेंगे, यानी आई वाले का आई में गुणा करेंगे, जे का जे में, के का के में, क्योंकि विपरीत का जब भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, उसे लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो एम आई का जब माइनस आई कैप में गुणा करेंगे तो माइनस एम ब्रैकेट में आई कैप इंटू आई कैप हो जाएगा। जब प्लस जे कैप का माइनस जे कैप में करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और जे कैप इंटू जे कैप ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस के कैप का जब -2 के कैप में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, के कैप इंटू के कैप। ठीक, तो यहाँ से हम लोग आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप का वैल्यू 1 रख देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्या किया है, बता दिया है। ठीक, तो आप लोग वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल के आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, m बराबर 1 सॉल्व होकर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन 1 के ही ई पार्ट पर चलते हैं, यानी कि ई नंबर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ई में 1 के ई में देख सकते हैं लिखा हुआ है वेक्टर ए की वैल्यू आपको दे दिया है, वेक्टर बी की वैल्यू दिया है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला बताया, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी किसी देखिए क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे, और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आखिर कैसे फाइंड करते हैं। तो डॉट में तो मैंने बताया कि ये होता है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का भी एक फार्मूला होता है, उससे भी आप लोग जान लीजिए ताकि आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है क्या, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। ठीक है, और एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये भी फार्मूला आपको कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट दिलवाएगा। तो देखिए कभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा हो तो इसे देखिए इस प्रकार डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सजाकर लिखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन बताया पिछले क्वेश्चनों में, और मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन और भी चैप्टर्स में आते हैं जिससे आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इसमें भी देखिए, इसमें क्या करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए निकालने के लिए दो वेक्टर का, तो सबसे पहले वाले लाइन में लिखेंगे आई जे के कैप। ठीक, फिर
आई वाले के नीचे आई वाले की वैल्यू, जे वाले के जे के नीचे जे वाले की वैल्यू, के वाले के नीचे के की वैल्यू। मतलब आप लोग यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे तो ये फिर समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि वेक्टर ए में जितना भी आई का, जे का, के का गुणक दिया है उससे हमें लिखना है फर्स्ट लाइन में। तो देख सकते हैं आई का जो गुणक है वो 2 है, हमने लिख दिया। जे का -1 था वो भी लिख दिया, के का 1 था इसे भी लिख दिया। अब आते हैं सेकेंड वेक्टर पर। तो फर्स्ट वेक्टर को इस लाइन में हमने लिख दिया, सेकेंड वाले वेक्टर के गुणक को हम इस लाइन में लिखेंगे। आई के नीचे आई वाले की वैल्यू, जे के नीचे जे वाले की वैल्यू, यानी यहाँ से गुणक। तो वेक्टर बी में आई के जो -2 है, जे का 2 है और के का -1 है, तो यहाँ से इसे इस प्रकार रख देंगे। और जैसे कि मैंने आपको डिटर्मिनेशन बताया, आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा। तो आइए इसे भी एक बार आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जब रिपीट होगा क्वेश्चन तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले वाले में प्लस लेके चलते हैं, सेकेंड में माइनस, फिर प्लस। इससे आप इस तरह भी नीचे भी जाकर सॉल्व कर सकते हैं और इस साइड भी जाकर सॉल्व कर सकते हैं। इस साइड जाने का मतलब ये है, यदि इस तरफ जाते हैं पहले आई को लेंगे, फिर जे को, फिर के को। इधर जाएंगे तो आई को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, फिर -2 को। तो हम तो कहेंगे कि आप इसी साइड में चलिए, बेटर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप जब इसे इस साइड में लेकर चलेंगे तो पहले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो जैसे कि आई के सामने क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो आपको ये आई के सामने इधर और इधर ये दोनों लाइन खत्म होगा। -1 का -1 में गुणा करेंगे, +1 आएगा। 2 का 1 में करेंगे, 2 आएगा। बीच में हमेशा माइनस रहता है, ठीक। तो इसी प्रकार इन सभी को भी सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आप सभी के सामने क्या आंसर निकल कर आएगा, क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू है -i + 2k कैप आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन में जो भी आपको इससे मिलता जुलता ऑप्शन होगा उसको आप टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज नन पर भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो आइए एफ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एफ नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया गया है, क्या सम्मिश्र संख्याएं से क्वेश्चन आपको उठाया गया है, जिसमें आपको कह रहा है कि रिप्रेजेंट, यानी इस फॉर्म को आप लोगों को a + IB के रूप में क्या करना है, चेंज करना है सॉल्व करके। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें, इसमें देखिए एक आई होता है, ठीक। इस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आता है आपको याद रखना है, -1। और यदि आई की वैल्यू लिखना हो तो क्या हो जाएगा, केवल रूट लग जाएगा इसी -1 पर। तो आई की वैल्यू माइनस रूट में -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, जो कि मैंने साइड में लिखा भी है। तो आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। 3 + 2i ऊपर है, इसे कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं करना है, इसे छेड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे। नीचे जो लिखा है इसका आपस में मल्टीप्लाई ये करते हैं। जब 4 का 2 में करेंगे तो 8 आएगा, फिर इसी 4 का i में करेंगे तो क्या आएगा, +4i। फिर -5i का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, -10i। फिर -5i का जब i में करेंगे तो -5i स्क्वायर। हमने बताया कि आई स्क्वायर को क्या रखना है, -1। जब आई स्क्वायर को लिए आप -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और इधर 10 में से 4 घटाएंगे तो -6i आएगा, क्योंकि -10 के आगे माइनस है, ये बड़ा संख्या इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आपके सामने ये जो ये फॉर्म था ये इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। देखिए इस फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है कि इसको भी a + IB के रूप में चेंज करिए, और नहीं तो कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहीं से पूछ देता है, मतलब इसको स्किप करवा देगा, ठीक। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन उठा सकता है, और हर साल हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपको हम कंफर्म बता दे रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को अवश्य रिवीजन करके जाइएगा। तो 3 + 2i / 13 -6i है, तो इसे सॉल्व करना है a + IB के रूप में, ठीक। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो नीचे दिया रहता है, क्या कभी भी जो नीचे दिया रहता है उसी के, यदि माइनस है तो बीच में प्लस लगाकर अंश व हर में गुणा कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस लगाकर गुणा कर दीजिए। तो इसी गुणा करने को ही कहते हैं क्या, परमेयीकरण करना। क्या, हर का परमेयीकरण करना, यानी हर में जो है उसी के विपरीत साइन वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो वही परमेयीकरण होगा। तो जैसे देख सकते हैं मैंने लिखा है परमेयीकरण कर दिया है, तो गुणा करने पे ये सॉल्व हुआ है, आप लोग गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सब सॉल्व किया तो लास्ट में आया क्या, 27 + 44i / 205। यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ठीक। तो यहाँ 27 + 44i / 205 आ गया। तो इसे क्या अलग अलग बांट लेंगे, तो आपका a + IB के रूप में आपका क्वेश्चन जो बन गया यही आपका आंसर है। यदि इससे मिलता जुलता ऑप्शन में आपका कुछ दिया है तो आप उसे टिक लगा सकते हैं, और इसी प्रकार आप क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व करिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के हैं ऑप्शन जी पर, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, माफ़ी चाहेंगे, पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, आइडिया मिलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो जी में देखिए दिया है क्या, सिंप्लीफाई ब्रैकेट में cos थीटा + I sin थीटा ब्रैकेट बंद के पावर 4 इंटू ब्रैकेट में cos थीटा - I sin थीटा ब्रैकेट बंद के पावर 3। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको डी एक थ्योरम होता है, क्या डी मोइवर थ्योरम होता है, उसी से ये क्वेश्चन आपको उठाकर दिया है। तो आइए आपको एक फार्मूला होता है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है एक फार्मूला कि कभी भी यदि ब्रैकेट में cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट बंद के पावर एन लिखा हो तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, यानी एन जो है वो थीटा में जाकर गुणा कर लेगा। और यही आपका डी मॉइवर थ्योरम कहता है, बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस वाले का फार्मूला, यहाँ माइनस है तो माइनस वाले का फार्मूला, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर 4 है वो थीटा में जाकर गुणा कर लेगा, ये पावर 3 है तो ये भी थीटा में जाकर गुणा कर लेगा। फिर देखिए अब यहाँ पर भी एक फार्मूले का यूज होगा, ठीक, यहाँ पर वो फार्मूला भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, क्लियर आपके सामने लिखा हुआ है कि cos x प्लस आई साइन एक्स ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट में cos y माइनस आई साइन वाई आपके सामने कभी भी लिखा हुआ है, तो आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि क्या, cos x माइनस वाई प्लस आई साइन एक्स माइनस वाई इसे लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले का यूज करके आप इस भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही आपका आंसर होगा। और ऑप्शन में जो भी होगा आप उसे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो डी मॉइवर थ्योरम से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, ज़्यादा नहीं आते पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का ही जो एच नंबर है उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं कि उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक। तो देखिए वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, इस वीडियो को भी हमने बनाया खुद अपने हाथों से सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपको पूरी तरह से इस प्रकार में सॉल्व किया ताकि आपको एकदम डिटेल में समझ में आए कि इन सभी क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। आप यदि इसे 1 से 2 बार और वीडियो को देख लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा इन सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एच में देख सकते हैं कि लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, फिर लिखा है क्या, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, यानी ये जो क्वेश्चन है वो लिमिट से दिया गया है, ठीक, लिमिट से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए लिमिट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं यदि आप लोग डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या, जो उसका वैल्यू आएगा या तो 0 आएगा या तो अनंत आएगा, जो कि अनिर्धार्य रूप कहलाता है, ठीक। तो आपको इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, कुछ इसमें क्या करना है, सेटिंग करना रहता है, उन सभी सेटिंग्स को आइए समझते हैं, ठीक। तो यदि देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पर x की जगह पर इनफाइनाइट रख देते हैं, आइए रखने का प्रयास करते हैं, यदि इसमें रखते हैं तो x स्क्वायर की यदि इनफाइनाइट रखेंगे तो सभी वैल्यू क्या आ जाएंगे, सभी जो वैल्यू हैं वो इनफाइनाइट। यदि x की जगह पर हम लोग क्या इनफाइनाइट रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें देखिए इनफाइनाइट पहले नहीं रखना, पहले इसे तो सॉल्व करना है फार्मूले की मदद से या इसमें से कुछ कॉमन कर या इसमें कुछ भाग करके इसे इस प्रकार सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू जल्दी तुरंत 0 ना हो। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे और लिखेंगे क्या, इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू क्या इनफाइनाइट, अभी इनफाइनाइट की जो x का वैल्यू इनफाइनाइट है उसे क्या, उसे रखेंगे नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऊपर से कॉमन कर सकते हैं इन सभी में से, और नीचे से भी आप लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। तो जब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, देखिए इसके पहले जब हम एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट रख रहे हैं तो वैल्यू सब अनंत ही देगा, परंतु यहाँ पर देखिए यदि इस प्रकार सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 4x स्क्वायर जो केवल 4 होगा, फिर 3x था तो x एक बटे में चला जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर गया है, माइनस 11 के पास कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं था तो इसके बटे में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए समझिए कैसे हुआ, यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो देखिए सेम ऊपर वाला ही अपने आप बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इससे कॉमन कर लेंगे तो देख सकते हैं कि ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से नीचे वाले एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 4 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में 3 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप यदि x की वैल्यू अनंत पुट करेंगे इसमें तो आपकी जो वैल्यू है ना ही 0 होगी और ना ही अनंत होगी। तो देखिए लिखा है 3/x और x की जब आप अनंत रखेंगे तो अनंत की वैल्यू क्या होती है, अनंत की वैल्यू 1/0 होगा। तो जब आप 3 के नीचे अनंत है वहाँ पर 1/0 रखेंगे तो ये 0 जाएगा, ऊपर गुणा करेगा 3 से, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 3/x ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 11/x स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों भी वैल्यू 0 हो जाएंगे और क्या बचेगा आपका, केवल 4/3 आंसर बच जाएगा। तो इस प्रकार आप भी इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। देखिए मैंने लिखा भी है कि 1/0 बराबर क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन 1 के हैं क्या, आई नंबर वाले क्वेश्चन पर को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, क्या, टू द कर्व y बराबर e⁻x एट 0,1, यानी ये जो है क्वेश्चन जो है क्या टेंजेंट से आपका पूछा है, ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कर इक्वेशन पूछ रहा है क्या टेंजेंट का, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y यदि एक बिंदु से होकर जा रहा है, जैसे जो कि एक बिंदु कर रहा है तो एक बिंदु से होकर जाने वाले जो रेखा का समीकरण होता है टेंजेंट का वो क्या होता है, y माइनस
y1 सबसे पहले फार्मूला समझ लीजिए कि y माइनस y1 इन बराबर m ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस x1 होता है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो यही फार्मूला है, आपको यही फार्मूला का यूज करना है, जिसमें आपको m की वैल्यू भी पता नहीं है। पॉइंट तो मालूम है कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या प्रवणता इसमें ज्ञात करना है। तो इक्वेशन आपको दिया है y बराबर e के पावर x, ठीक। तो सबसे पहले क्या स्लोप ऑफ कर्व ज्ञात करते, जो भी कर्व का जो भी क्या नाम है फार्मूला दिया है कि y बराबर e के पावर x, इसी से हम लोग स्लोप ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो स्लोप बराबर देखिए क्या होता है, m बराबर dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का मतलब y बराबर e के पावर x का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और आप लोग जानते भी हैं कि e के पावर x का जब हम लोग अवकलन करते हैं यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो वो e के पावर x ही आता है। तो हम लोग यदि प्रवणता ज्ञात करेंगे तो m बराबर dy बाई डी एक्स होगा, और dy बाई डी एक्स जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा e के पावर x ही आएगा। तो इस प्रकार m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू e के पावर x, और पॉइंट को जब रख देंगे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रख देंगे, y जहाँ होगा वहाँ 1, इसलिए y तो इसमें है नहीं केवल x है। तो e के पावर जब हम लोग 0 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना, प्रवणता की वैल्यू भी मिल गया, पॉइंट भी हमारे पास है, तो हम लोग इसे आसानी से इक्वेशन में रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का देखिए फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या y माइनस, मैंने बताया था अभी कि y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक। तो y1 की जगह 1 रखेंगे, x1 की जगह 0 पुट करेंगे और m की जगह 1 रख देंगे, उसका प्रवणता dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका आंसर जो आया है क्या, x माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर होगा। जो भी ऑप्शन होगा आप उसे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो वीडियो है लगभग खत्म होने वाला है, लास्ट में 2 और भी क्वेश्चन बचे, आप उसे भी अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लग रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन 1 कहीं देखिए ये दिया है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स का जो है एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देते हैं तो देखिए कभी कभी होता है कि कह देगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स है, आप इसका साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करने को कहता है वो हमेशा नीचे रहेगा, एक्स के सापेक्ष कहेगा तो इसका यानी ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, यानी एक्स का जो है कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। तो इसे देखिए अलग अलग मान लेते हैं, देखिए हमने लिखा भी है सोल्यूशन में, सबसे पहले लिख देंगे क्या कि माना y बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक, इतना लिखेंगे। और एक्स को क्या मानेंगे जेड, कि जेड बराबर 1, यानी 1 प्लन ये हो गया, 1 प्लन ये हो गया। तो y बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अब एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखिए यदि मैंने y बराबर ये माना है और z बराबर एक्स माना है तो हमें वास्तव में वैल्यू किसका ज्ञात करना है, जिसके सापेक्ष करना होता है उसको नीचे रखते हैं, यानी जेड वाला नीचे रहेगा, यानी डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू फाइनली हमको ज्ञात करना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले आइए y का जो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स है, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y का जगह पर। अब देखिए जब भी दो अवकलन में दो फलनों का गुणा करके आता है और उसका अवकलन करना होता है तो देखिए किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले यानी जो फर्स्ट फंक्शन है ई के पावर एक्स उसे तो छोड़ देंगे, जो सेकंड होगा उसका अवकलन करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड वाले को उसी तरह छोड़ देते हैं और फर्स्ट वाले का अवकलन कर देते हैं। तो ठीक देख सकते हैं ई के पावर एक्स को मैंने पहले छोड़ दिया, साइन एक्स का अवकलन कर दिया, फिर साइन एक्स को छोड़ दिया, फिर ई के पावर एक्स का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। इस प्रकार साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है। तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गया, ई के पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या है ब्रैकेट में ई के पावर एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और जेड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। जेड बराबर हमने एक्स माना उससे भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, क्या डी जेड बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 1। और हमने आपको पहले ही बताया था हमें डी वाई बाई डी जेड ज्ञात करना है, हमेशा डी वाई जो ऊपर रहेगा डी जेड नीचे रहेगा, यानी इक्वेशन जो फर्स्ट माने हैं उसमें इक्वेशन सेकंड का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग करने पर इस प्रकार लिखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स जो है ये डी एक्स से कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी जेड बच जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर बटे में तो 1 है तो 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू ई के पावर एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए ये एक और क्वेश्चन है, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा है क्या कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 2
क्या, इसका जो हमें मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी ये जो क्वेश्चन आया है किससे आया है आपका, मैक्सिमा मिनिमा से यह क्वेश्चन लिया गया क्या, या मैक्सिमा मिनिमा से ये क्वेश्चन उठाया गया जिसमें आपको फलन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछता है। तो आइए इसे भी देखते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। हम मानेंगे जो भी आपका फलन दिया था उसे मान लेंगे f(x) बराबर क्या लिखेंगे, f(x) बराबर जो दिया था x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 2। चूँकि हमें इसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमेशा कभी भी यदि मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना होता है तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, f' की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। यदि किसी चीज़ का वैल्यू मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है तो उसका f' का वैल्यू 0 करेंगे। और f' का मतलब होता है कि कोई भी आपको फलन दिया हुआ है तो उसका एक बार अवकलन करेंगे, यानी f' एक बार डैश लगा है तो इसका मतलब होता है ये जो फलन है उसका एक बार अवकलन करेंगे तो वही हमारा f' के बराबर होगा। यानी डबल डैश लगा है तो f यानी कि f डबल डैश ऐसे x लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि इसका क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। तीन बार डैश लगा है तो 3 बार अवकलन करना है। तो ये एक बार इसका अवकलन करते हैं, ठीक। तो f(x) बराबर तो दिया था पहले से इतना, तो इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो f' बराबर क्या होगा, 3x²। क्या ये जो x³ था ये 3 तो आगे हो जाएगा। देखिए कभी भी x के पावर, आपको समझा दें कि x के पावर n का कभी भी मैं अवकलन करना, n के कुछ भी हो सकता है, तो अवकलन करेंगे तो n तो पहले आगे आता है, x उसी तरह रहेगा और इस n में से 1 घटा देते हैं। तो यही इसका अवकलन होता है x के पावर n का। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ भी देखिए वही फार्मूला यूज हुआ है, 3 था, 3 आगे आ गया और x के पावर क्या होगा, 3 - 1 यानी n-1, तो 3x² हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 2 आगे आएगा तो 6 में 2 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 12। x का पावर 1 घटा देंगे यानी 2 में से 1 जाएगा 1 यानी कि 12x। यहाँ भी देखिए x था, x के पावर 1 है तो 1 तो आगे आएगा, फिर x लिखेंगे इंटू, अब क्या होगा x के पावर n-1, n के जगह 1 पहले से था और 1 एक और आ गया यानी 1 इंटू x के पावर क्या होगा 0। x के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, x के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। और कभी भी कांस्टेंट का गुणा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है, ठीक। तो f' की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, ठीक। अब f' की वैल्यू क्या करेंगे, 0 के बराबर हम लोग पुट करेंगे। तो अब देखिए कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन अब क्या करना है, क्योंकि इसमें 3 घात का समीकरण दिया था तो इसमें लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे यदि, तो उसका जो वैल्यू है यदि हम ज्ञात करेंगे तो f'(x) की वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, 0 से ग्रेटर आना चाहिए, तभी हमारा क्या फलन का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम होगा। तो सबसे पहले 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर जो 0 आया था उसका, वहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस प्रकार, आपको तो आता भी होगा। तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आया है, x की वैल्यू क्या, एक 1 आया है और एक 3 आया है। इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, f' में पारा क्या करेंगे, पुट करेंगे, नहीं इसमें नहीं पुट करेंगे, f' को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने चूँकि बताया था ऊपर है आपको कि f'(x) का वैल्यू यदि 0 से बड़ा आता है तो वही वैल्यू रखने पर क्या फलन का मान हमारा मिनिमम होगा। एक बार और यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको f'(x) को, तो देखिए यहाँ से 2 तो आगे आ जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, यहाँ 12x है तो केवल 12 हो जाएगा। अब पारी पर देखिए एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे तो f'(1) की वैल्यू क्या आ गया -6, जो कि 0 से क्या है छोटा है, और x के बराबर 3 रखेंगे तो ये जो है 0 से बड़ा यानी कि 6 आ गया। और चूँकि मैंने कंडीशन बताया भी था कि f यदि मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है तो f'(x) की वैल्यू क्या आना चाहिए, हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, जो कि x बराबर 3 रखने पर फॉलो कर रहा है। तो यही 3 का वैल्यू यदि हम जब रखेंगे फंक्शन में तो हमारा वैल्यू जो है मिनिमम मिलेगा। तो x बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 3, x बराबर 3 पर f(x) का मान मिनिमम होगा। तो f(x) बराबर पहले तो वही इक्वेशन लिख लेंगे और जहाँ x है वहाँ वैल्यू 3 रख दीजिए। तो सॉल्व करने पर आप लोग देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, और यही आपका मिनिमम वैल्यू होगा उस इक्वेशन के लिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन 1 का L क्या है, ये L है, थोड़ा गलती से लिखा गया है, ठीक, L है। तो L क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। यानी ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें आपको इसमें भी कुछ फार्मूले याद करने, क्योंकि ये फार्मूला नहीं याद करेंगे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना कठिन होगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक और वीडियो बना देंगे पार्ट 2 के बाद, क्या फार्मूले का, केवल फार्मूले का, उन सभी फार्मूले का आप लोग रिवीजन करके जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए tan इनवर्स x ब्रैकेट में 1/2 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/3 लिखा है, कल इसे सॉल्व करिए, ठीक। तो देखिए इसका सबसे पहले एक फार्मूला होता है, आइए उस फार्मूले को जानने का प्रयास करते हैं। तो कभी भी ऐसे यदि लिखा हो तो कह रहा है इसका वैल्यू याद करने के लिए, तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई हो गया। यानी ये जो x है एक बार ऊपर अंश में प्लस करके लिख देंगे, फिर बटे में क्या लिखेंगे, बटे में 1 माइनस x गुणे वाई, ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक।
और बाहर टेन इनवर्स एक्स आपका रहेगा, ब्रैकेट बंद रहेगा। तो इसे ही आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1/2 रख देंगे फार्मूले में, और जहाँ वाई था वहाँ 1/3, और इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 1/2, और वाई की जगह पर 1/3। देखिए यहाँ भी एक्स था, यहाँ वाई था, तो वैल्यू हमने रख दिया है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा क्या, टेन इनवर्स 1, क्या आएगा 10 इनवर्स 1 आएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। और 1 किसका वैल्यू होता है, यदि हम लोग देखें हमें क्या करना है, इससे फाइंड करना है तो 10 इनवर्स को हटाना होगा। तो 10 इनवर्स को हटाने के लिए हमें 10 यहाँ पर लाना होगा, और 1 जो वैल्यू है 10 45 डिग्री का वैल्यू ही 1 क्या होता है 1, और 45 को क्या लिखते हैं हम लोग π/4। 45 को क्या लिखते हैं π/4, तो 1 की जब हम लिख सकते हैं 10 π/4। तो 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा क्या π/4, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जो क्वेश्चन का सीरीज था वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अदर पार्ट जो है इन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा। तो नेक्स्ट पार्ट जो है अगले बार आएगा, और यदि आप कमेंट करेंगे तो आएगा। यदि कमेंट आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट यदि नहीं करेंगे तो अगला वीडियो तो नहीं आएगा, पर यदि आप कमेंट करते हैं तो अवश्य अगला वीडियो हम लाएंगे आप सभी के लिए। और इसी प्रकार आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझाएंगे, भले ही ज़्यादा टाइम क्यों ना लग जाए, पर आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेगा। ठीक है।